अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। प्रोग्राम छुपे खजाने लिए आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में हम ऐसे मेहमानों को आपके सामने अयां करते हैं जो अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करते नजर आते हैं, ताकि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया तक पहुंचाया जा सके। दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो दोनों मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप बहुत सी फीमेल्स के लिए मिसाल हैं। और आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि तालीम एक जेवर है। इससे खुद को आरास्ता करना ना सिर्फ वक्त हाजिर की ज़रूरत है, बल्कि ये इस्लामी तालीमात भी रही हैं, और तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। इंसान की शख्सियत को संवारने में तालीम का अहम किरदार हुआ करता है। आज हम बात करेंगे कि तालीम का मुस्तकबिल क्या होगा। हम देखते हैं कि करंटली पहले ये हुआ करता था कि एक प्रोफेशनल है जो वो एक अच्छी जो है वो एजुकेशनल डिग्री अवेल किया करता था और उसके बाद फील्ड में आके सर्व किया करता था। लेकिन आज जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है और हम देखते हैं कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन मैट्रिक है लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं आईटी के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, वो हैरान कुन है। अब जो एक ट्रेंड सेट था कि मैंने बैचलर्स करना है, मैंने एमफिल करना है, पीएचडी करनी है, आफ्टर दैट मैंने सर्व करना है, वो कहीं ना कहीं पे स्वाइप करता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो हम देखते हैं जो पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दिलवाने में ज़्यादा कोशिश नज़र आते हैं, ताकि जो आउटपुट है वो जल्दी से अवेल किया जा सके। और इस हवाले से बहुत से लोग शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, और हैरान कुन जो स्टेट्स हैं वो आपके सामने यहाँ मैं रखना चाहूँगा। 70% ऐसे लोग हैं जो बैचलर्स के बाद जॉब्स ना मिलने की वजह से कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं, कोई शॉर्ट स्किल सीखते हैं, और उस शॉर्ट स्किल्स की बेस के ऊपर उनको जॉब मिलती हैं और फिर उसी को वो कैरियर बनाते हैं। तो ये हैरानकुन स्टेट्स हैं कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है, और आने वाले दौर के अंदर एजुकेशन की वर्थ क्या रहेगी। और जैसे हम बात करें रोबोटिक्स की, कि आने वाले 50 ईयर्स के अंदर कहा जा रहा है कि 2070 के अंदर तमाम तर जो जॉब्स हैं वो रोबोट्स के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। रोबोटिक्स जो है वो बहुत मार्केट जॉब्स को कैप्चर करेंगे, और रोबोटिक्स के आने से जो फिजिकल जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्वाइप कर जाएंगी। और ये तमाम तरफ वो चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से हमारे सामने अब आती चली जा रही हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे जदीद दौर बढ़ता चला जा रहा है, जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं, और जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें एक एजुकेशनल सिस्टम को प्लान देना होगा। एक एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा सोसाइटी के अंदर, अपने एजुकेशनल तालीमी अदारों के अंदर, और स्पेसिफिकली जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको इन तमाम तर चीज़ों को बहुत डीपली और बहुत जो है वो तमाम तर चीज़ों को इस अंदाज में देखना होगा, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम ऐसी एजुकेशन अवेल कर सकें जिसको हम जब मार्केट के अंदर जाएं तो वहाँ पे उस तरह की जॉब्स अवेलेबल हों। आज हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी डिग्रीज हमें करवाई जा रही हैं जहाँ पे ना सिर्फ हमारी शख्सियत साजी के अंदर भी वो तालीमी अदारे प्रॉपरली किरदार अदा नहीं कर पा रहे, या ऐसा एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा चुका है सोसाइटीज़ के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालीमी अदारों के अंदर, जहाँ पे जस्ट हम डिग्री अवेल करने के लिए जो है वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे हम कोई भी स्किल नहीं सीख पाते हैं। हमें अलग से बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना पड़ता है जहाँ पे हम स्किल सीखने में कोशिश नज़र आते हैं। इस बहुत अहम और जामे मौजू के हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान जो दोनों मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद हैं हमना शहजाद। आप एजुकेशनिस्ट हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती हैं, और
सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको आप वर्कशॉप्स देती हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको आप गाइड करती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जो एक एजुकेटर के अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए, वो ये है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है आपके तमाम स्टूडेंट्स के पास मौजूद होता है। डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर या स्टडीज़ के अंदर जहाँ पर भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनको फौरी तौर पर जो है ना सिर्फ रिजॉल्व करती हैं बल्कि उनको मोटिवेट करती हैं कि आप हमा वक्त जो है वो कोशिश हैं तालीम जैसे जेवर से खुद को रास्ता करने के हवाले से। आज बहुत जामे अंदाज में आज के मौजू के हवाले से हम आपसे बात करेंगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने ना सिर्फ हमें कीमती वक्त दिया बल्कि आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी बहुत खुशाइंद है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आपसे और यकीनन आपसे जानेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप रिलेशनशिप कोच हैं। और अहम बात यह है कि जो फैमिलीज टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, और अब तो यकीनन रिलेशनशिप कोचेस की ज़रूरत यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तलीमी अदारों के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजूहात ये हैं कि हमारा जो तलीमी निज़ाम है, मखलूत दो तलीमी निज़ाम है, जो को एजुकेशन है, उसने बच्चों को इस तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जहाँ पे बच्चे एजुकेशन के अंदर भी उस अंदाज में ग्रेड्स नहीं ले पा रहे, उस अंदाज में एजुकेशन अवेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तमाम तरह मसाइल मौजूद हैं। तो इस हवाले से भी हम आपसे जानेंगे और मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो किस समत जा रहे हैं और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम ना शहजाद से करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप दौरे हाजिर में तालीम का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? देखिए, तालीम का मुस्तकबिल, जैसे कि आपने बात की कि एजुकेशन चेंज हो रही है और 70% लोग जो हैं वो जॉब ना मिलने की वजह से भी डिग्री छोड़ के स्किल्स की करते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे तालीम के मुस्तकबिल में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज के साथ भी कनेक्टेड हूँ, स्कूल्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ, कॉलेजेस लेवल पे भी, एक चीज जो मैं मुस्तकबिल में देख रही हूँ कि जो मुझे भी अच्छी लगी है, जो खासकर एक मेजर चेंज हमारे 9वीं 10वीं के सिलेबस में आया है। अगर आप देखें तो पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो दो ऑप्शंस होती थी, एक होती थी साइंस और एक होती थी आर्ट्स। जबकि अब आप देखेंगे तो हमें डिफरेंट डोमेन्स दी गई हैं कि जो बच्चा साइंस में जाना चाहता है वो साइंस में जा सकता है। और इवन साइंस में पहले भी ऑप्शन थी, अभी भी दी है कंप्यूटर साइंस की। बीइंग अ कंप्यूटर ग्रेजुएट, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कंप्यूटर में हम पहले क्या पढ़ रहे थे। पहले हम कंप्यूटर में, जब तक मैंने भी बीएस किया, मैंने बीएस एक ऐसे इदारे से किया जो कि पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आज भी टॉप मोस्ट में माना जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस। मेरा बीएस, मेरा एमफिल वहीं से है। देन पीएचडी मेरी हुई पाकिस्तान के एक नामवर इदारे से। मैंने वहां पे देखा कि उस वक्त हमें जो स्किल्स पढ़ाए गए थे, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक मैं बात कर रही हूँ 2007 की, जिस वक्त लोग नाम भी नहीं लिया करते थे, लेकिन उसने वो हमें आज 16 साल बाद हेल्प की। ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब हमारा 2022 में जो करिकुलम लॉन्च किया गया, जिसकी बुक्स इस साल मार्केट में आई हैं, स्पेशली 6, 7, 8 में, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को डाला गया है। जिससे बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप की भी टाइप्स होती हैं आपके पास, सोशल भी है आपके पास फाइनेंशियल भी है, और क्या किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हो, इवन विद द मोबाइल फोन आप किस तरह एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो चीज मुझे अच्छी लगी कि पहले हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे थे। नाउ अब आप देखेंगे तो ग्रेड 1 से कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी ऐड होना शुरू हुई हैं, जैसे पेंट का इस्तेमाल करना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको एक्चुअली बनाना, द यूज ऑफ कैनवा। अभी कैनवा भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। तो जिससे मुझे ये लगता है कि अगर हम, प्रॉब्लम हमारे बच्चों में नहीं है, प्रॉब्लम जॉबलेस होने की जो मेन वजह है, देयर इज अ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। वी नीड टू फिल आउट दैट गैप। अब एकेडेमिया, पहले अगर हम एचईसी में भी जाते हैं, हम कॉलेज लेवल पे भी जाते हैं, तो आज तक 12वीं के सिलेबस में तो हम ओल्ड मैन एंड द सी ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ओल्ड मैन एंड द सी मैंने भी पढ़ा था, मेरे वालिद साहब ने भी एफए में पढ़ा था, मेरी वालदा ने भी पढ़ा था। अब मुझे बताएं कि आज जो बच्चा 2 महीने बाद पेपर दे रहा है, मैं देख रही थी उसका सिलेबस, वो भी ओल्ड मैन एंड द सी याद कर रहा था। हम कहाँ लेकर आए हैं चेंज? तो बेसिकली देयर इज अ डायर नीड टू चेंज बेसिकली द करिकुलम। एचईसी ने काफी हद तक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में चेंज किया है, जिसकी वजह से आपको पिछले 10 सालों में बहुत सारी डोमेन्स नजर आ गई हुई हैं।
आपको न्यूट्रिशन की नजर आ गई हुई है, आपको रिलेशनशिप्स की नजर आ गई हुई है, हेल्थ की आ गई हुई है, एविएशंस की आ चुकी हुई है, आप सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, आप सिर्फ मेडिकल नहीं है, आप बहुत सी फील्ड्स हैं हमारे पास। यहाँ पे कथा कलामी की माजरत, हम जैसे आपने यहाँ डाइटिशियंस की बात की और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जिसमें अब BS करवाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एज सच उस अंदाज में उस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से ना मैं हमेशा बात करती हूँ बच्चों की, स्टूडेंट्स की, हम ना बैंड वैगन इफेक्ट पे चलते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट इकोनॉमिक्स की एक टर्म है जिसमें कहते हैं कि जो जहां जा रहा है भीड़ चाल उसके पीछे चल पड़ो। एक ट्रेंड आया था, हर एक ने BS किया था कंप्यूटर साइंसेस में। एक ट्रेंड आया था, सब लोग MBA करने चले गए। लेकिन आप ये देखो कि आपकी जॉब का ट्रेंड क्या है। अब जॉब का ट्रेंड इस वक्त का नहीं आपने देखना, आप एडमिशन ले रहे हैं आज, आप देखिए अगले 5 साल बाद जॉब का ट्रेंड क्या होगा, उसके हिसाब से। एक तो हम बेसिकली MBTI एनालिसिस नहीं करवाते अपने बच्चों का, पर्सनालिटी टेस्ट के उनकी चॉइसेस क्या है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि माँ बाप इम्पोज कर देते हैं कि जी आपने ये बनना है। तो देखिए, सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि वो इम्पोज ना करें बच्चों पे, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है वो देख लें। देन उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज भी अगर करवा रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो देखिए यूनिवर्सिटीज में तो डिग्री प्रोग्राम एज पर HEC पॉलिसी शेयर करने हैं। लेकिन अब आप आज के दौर में भी एक बच्चा अगर MS फिलॉसफी करता है, मेरा उससे क्वेश्चन है, या BS मैथमेटिक्स करता है, वो क्या सोच के कर रहा है? क्या उसने सोचा है कि मैं आगे करूंगा क्या? तो ये चीज भी आपने देखनी है। बहुत अहम और बहुत जामे अंदाज में आपने तमाम तरह चीज़ों के हवाले से यहाँ पे बात की, और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आपने जो बात की, यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो बताते हुए यकीनन हैरानगी होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स के हैं 40% स्टूडेंट ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तमाम, अगर हम बात करें, जो बिजनेस एजुकेशन अवेल करते हैं। बिजनेस एजुकेशन अवेल करने के बाद उन 40% स्टूडेंट्स में से 1% भी स्टेट्स ये नहीं बताते कि 1% भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो बिजनेस इनिशिएटिव लेते हों। तमाम तर जो लोग हैं वो या तो जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, या जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं जो यूजलेस हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो उस अंदाज में ना तो माइंडसेट डेवलप किया जाता है, ना जो है वो सोसाइटी, जो प्रीवियस जो लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, ना उनकी तरफ से जो है वो इस तरीके से ऐसी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यकीनन हमारी गवर्नमेंट को भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, और ऐसे इनिशिएटिव्स लाजमी तौर पे होने चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स बिजनेस एजुकेशन लेते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो निजी लेवल से कोई ना कोई बिजनेस का आगाज कर सके। लेकिन यहाँ पे ये तमाम तरह चीज़ें नहीं हैं, और इसकी वजह से जो एक सोसाइटी ने जिसने डेवलप करना था, जिसने ग्रो करना था, जिस सोसाइटी ने मुआशी इस्तेहकाम के अंदर अपने आप को मुस्तहकम करना था, वो नहीं कर पाते हैं। और बहुत से जो लोग हैं, बहुत से जो बॉयज़ हैं स्पेसिफिकली, या बहुत सी फीमेल्स भी हम देखते हैं एजुकेशन अवेल करने के दौरान ही रिलेशनशिप के अंदर जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और फिर वो रिलेशनशिप की वजह से वो बेहतरीन अंदाज में सोसाइटी में परफॉर्म नहीं कर पाते, बल्कि ऐसी उलझनों में उलझे रहते हैं जिनसे निकलने में वो अपनी जवानी को ज़ाया कर देते हैं, और सोसाइटी उससे डैमेज होती है, हमें दिखाई देती है। सहर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप रिलेशनशिप कोच हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जैसे मैम ने यहाँ बात की एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इसकी अब अवेयरनेस यकीनन बढ़ती चली जा रही है, जो कि बहुत खुशाइंद है। लेकिन बहुत से ऐसे ज़हन जिन्होंने इस मार्केट को ना सिर्फ कैप्चर करना था बल्कि इस मार्केट के अंदर बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करना था, वो यूनिवर्सिटी लाइफ ही में 4 इयर्स प्रोग्राम के दौरान ही किसी मकसद का इंतखाब कर चुके होते हैं, और उसी के चक्रों में अपना ना सिर्फ वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं बल्कि डिग्री अवेल करने के बाद भी अपना तमाम तर जो चीज़ें हैं, जो स्किल्स हैं, बजाय इसके कि वो इन्हांस करते वो उस अंदाज में नहीं कर पाते। तो सोसाइटी के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें कॉमन हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जिस एज में बच्चे यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं तो ये देखना हमें ज़रूरी है, उनकी नफ्सियात को समझना ज़रूरी है कि उनमें हार्मोनल जो चेंजेस आ रही होती हैं, इमोशनल जो उनकी नीड पूरी नहीं हो रही होती, तो जाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो होना ही है, इट्स नेचुरल। आप उनको रोक नहीं सकते, मतलब आप बिल्कुल ये चाहें कि वो अपने इस जज्बे को ख़त्म कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएँ, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो होता ये था कि जैसे जैसे बच्चे जो हैं जैसे ही यंग होते थे, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी देखा जाए तो उनके रिश्ते की फौरी तौर पर जो है वो देखना शुरू
जाता था, ताकि बच्चे के लिए की शादी जो है वो जल्द से जल्द की जा सके और वो बुराई की तरफ जाने से बच जाए। लेकिन अब होता ये है कि पूरा जो है बच्चे जो है पूरा एक तालीमी निज़ाम के तहत चल रहे होते हैं, वो 30-30 साल गुजर जाते हैं MPhil PhD करते करते, उन्हें जॉब सर्च करते करते, जो उनकी इमोशनल नीड है, वो जो उनकी फिजिकल नीड है वो पूरी नहीं होती, तो यकीनन वो बुराई की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत अहम बात। ठीक है, आप कितनी देर उसको रोक सकते हैं ना, जो आपकी फितरत में रखा हुआ है जज्बा, आप उसको ज्यादा देर नहीं रोक सकते, उसकी एक लिमिट होती है। तो मेरे ख्याल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको साथ में चलाते हुए बच्चों की शुरू से, बच्चों की जैसे इन्होंने मैम ने बात की बिजनेस के हवाले से, बच्चों का अपना जाती स्किल्स जो है ना, जो वो लर्न कर रहे हैं ना, बिजनेस मैनेजमेंट अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, तो अगर कुछ अरसा पहले 40-50 साल पहले देखेंगे जो पेरेंट्स कर रहे होते वो स्किल्स होती अपने बच्चों में जो है वो ट्रांसफर करते हैं। किसान जो है वो सिखाता था अपने बच्चे को खेती बाड़ी कैसे करनी है, ठीक है, टीचर सिखाते थे कि पढ़ाना कैसे है, इसी तरह से माएँ सिखाती थी बच्चियों को कौन कौन सी स्किल्स जो है वो घर बनाने में या बाहर किसी भी तरह की कोई भी काम करने में, सिलाई कढ़ाई में, तो ये हुनर उनके पास होते थे कि अगर उनकी 18 साल में या 20 साल में भी शादी की जाती तो वो कम से कम 1-2 दिन के लिए जितना भी, या मंथली इतनी एक उनकी इनकम हो जाती थी कि 1 या 2 वक्त के लिए वो अपने वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए वो कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड कर सकते थे, जिससे उनकी शादी जो है वो आसानी से सादगी के साथ चल सकती थी। वहाँ पे बेसिक नीड भी पूरी होती, साथ साथ उनकी तालीम भी जारी रहती। लेकिन अब होता ये है कि वो एक तरफ हमने एक बैरियर लगाया हुआ है कि जब तक हमारी तालीम पूरी नहीं होगी, जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, तो हमारी डिमांड्स भी इस तरह से, हमारे स्टैंडर्ड्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ने हमें, जो इस्लाम ने हमें सिखाया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, कुरान ने हमें बताया था कि आपने अपनी इमोशनल नीड जो है ना उसको जल्द अज जल्द अपने बच्चों की पूरा करना है, फिजिकल नीड को जल्द अज जल्द पूरा करना है। जैसे ही बच्चा बालिग हो जाए, तो बालिग होने की उम्र तो 18 साल हो जाती है, लेकिन वो तो 40-40 साल तक जो है वो लड़के लड़कियां जो है इसी तरह से ही मतलब कि जाहिर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अलावा ये कि वो सिंगल भी होते हैं तो वो अफेयर्स में ही होते हैं। बहुत अहम बात की आपने और बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो आपने दिलाई। यहाँ पे एक स्टैट्स हमारे सामने मौजूद हैं कि दौरे हाजिर में 10 मिलियन ऐसी फीमेल्स मौजूद हैं जिनकी एजेस 30 ईयर्स से अबव हो चुकी हैं, लेकिन उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत हैरान कुन है अगर आप उसको तमाम पर्सपेक्टिव्स के अंदर देखें। यही वजह है कि हमारा जो मुआशरा है ना सिर्फ इखलाकी तौर पे पस्ती का शिकार है, बल्कि हम इखलाकी तौर पे ऐसी अक़वाम के अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं जिनका यहाँ पे तस्करा करना यकीनन इस काबिल नहीं है कि उनका तस्करा किया जाए। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है। हमना शहजाद ने बहुत अहम बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अब जो ट्रेंड सेट है वो चेंज होता दिखाई देता है कि अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मोबाइल को यूज़ करते हुए बहुत सी फीमेल्स एंटरप्रेन्योरशिप करती दिखाई देती हैं। अब ओनर्स हैं वो अपने बिजनेसेस की, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। और एक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर यकीनन यही हुआ करता है कि हर इंडिविजुअल सोसाइटी डेवलपमेंट के अंदर सोसाइटी को मुआशी तौर पे इस्तेहकाम पहुंचाने के अंदर कोशिश नज़र आता है। अब ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ जो है वो तेज़ी से दिखाई देती हमें नज़र आती हैं, जो कि बहुत खुशाइंद है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी इनिशिएटिव लेने से कासिर हैं। ब्रेन ट्रेसी ने एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हसूल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन कवानीन में से कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा असूल है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उन राइटर का ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। आज इसी चीज का फुकदान हमारे नौजवानों में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा ना सिर्फ मुआशी तौर पे पस्ती का शिकार है, बल्कि हमारा जो मुआशरा है वो बहुत सी ऐसी बुराइयों की तरफ गामजन है जिनका यहाँ पे तस्करा करना यकीनन मुनासिब नहीं है। हमना शहजाद की तरफ बढ़ते हैं और आपसे अब मैं ये जानना चाहूँगा, दौरे हाजिर में टेक्निकल एजुकेशन अवेल करना क्यों लाजिम है? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच एक गैप है। ओके।
एकेडेमिया में आप डिग्री लेके जाते हैं जो कि आपका एक हार्ड स्किल है, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, नॉलेज है, आपके जीपीएस हैं, आपके ग्रेड्स हैं, बट यू डोंट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। राइट। एक्चुअली वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आपको बोलना कैसे है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, आपको एक चार्ट बनाना है, एक उसको कैसे प्रेजेंट करना है, आपको अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कहा गया है तो कैसे कर, आपको डिग्री है बट आपने प्रैक्टिकल काम नहीं किया हुआ ना, वो तो आपने लिख दिया, पेपर्स दे दिए, असाइनमेंट जमा करवा दी, 20-30% आपने असाइनमेंट्स में प्रैक्टिकल काम किया होगा। तो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत इसलिए है कि इन एनी वे आपने अपना काम करना है या आपने कहीं जॉब करनी है, वहां तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने मेमो कैसे लिखना है, आपने अगर आपने एमएससी एमफिल इंग्लिश किया हुआ है, यू आर वेरी गुड, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल मेमोरेंडम या ईमेल, तो आप क्या करेंगे? कि आपने ईमेल भी, कि आपने किसी से अप्रूवल सीख करना है तो आप कैसी ईमेल लिखेंगे? आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप, ऑफिस में तो अब ये चीज चलती है ना, आप अगर एमए कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, उसने ये तो नहीं देखना कि आपका ग्रेड ए था कि बी था, ये तो चीजें। अच्छा चलें, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही जाना है, लेट सपोज आप कहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जी मैं अपना एक वीलॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दूं या मैं अपनी कोई राइटिंग या अपना कुछ इस तरह का काम स्टार्ट कर दूं, तो इवन देन आपको टेक्निकल स्किल चाहिए, नो डाउट। अब अगर आपने बोलना है, इफ यू वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो वहां पे भी तो आपको नॉलेज वोकैबुलरी चाहिए। तो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो आपकी कंप्यूटर साइंस की है, चाहे वो आपकी बिजनेस की है। अब एक बंदा बिजनेस करके जाता है, लेकिन बिजनेस करके पूरी एमबीए आपने डिग्री कर ली, लेकिन जैसे आप जाकर कहीं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस लगते हैं और आपको एडवांस लेवल का एमएस एक्सेल चलाना नहीं आता, आप क्या करेंगे? आप शीट्स कैसे बनाएंगे? आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे जरूरत है कि अगर एचईसी अपनी पॉलिसी में ये प्रैक्टिकल वर्क्स नहीं कर रही, मान लिया क्रेडिट आवर्स की लिमिटेशन होती है, तो हमें यहाँ पर ऐसे इदारों की जरूरत है जो कि इस गैप को ब्रिज करें। बहुत अहम बात की आपने। यहाँ पे मैं मजीद आपसे ये जानना चाहूँगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉमनली ये देखने में आता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जब एजुकेशन अवेल कर रहे होते हैं, इसके पैरेलल शॉर्ट कोर्सेज कर रहे होते हैं अपनी ही फील्ड के अंदर या टेक्निकल अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्या समझती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए अपने ही यूनिवर्सिटी के परमिसेस के अंदर, ताकि जो बच्चे बाहर जाके वो एजुकेशन अवेल कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटी परमिसेस के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को अवेल कर सकें? देखिए, मस्ट डू करना चाहिए, इट्स अ मस्ट डू एक्टिविटी। अब मेरा अपना इदारा जो कि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, उसमें मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ ये एमओयू साइन किया हुआ है। इट्स ग्रेट। पंजाब यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिपार्टमेंट मेरे साथ हैं, प्राइवेट सेक्टर की कुछ यूनिवर्सिटीज मेरे साथ हैं, जिनका बेसिकली काम ही ये है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी हमें बताती है, हम आकर वो प्रैक्टिकल कोर्स या वो प्रैक्टिकल वर्कशॉप आपकी वहां कंडक्ट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीवी बनाने से लेकर इंटरव्यू स्किल से लेकर इवन आगे प्रैक्टिकली अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको जनरेटिव एआई का यूज सीखना है, तो वो तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। एक तो हमारे माशरे में ये बड़ा कह लें कि डिलेमा है, हम कहते हैं कि जी डीप सीक है, चैट जीपीटी है, कैनवा है, ये एआई है। ये एआई टूल्स हैं। एक्चुअली एआई तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपका एक एल्गोरिदम है, बिल्कुल, ये तो उसके से बने हुए टूल्स हैं। right. तो बेसिकली अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये उसके जनरेटिव यूज है। right. तो ये भी चीजें आप सिखाई जा सकती हैं बच्चों को, लेकिन ये है कि अगर ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि ऐसे एमओयू साइन करें, लेकिन एक अच्छी है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि पब्लिक सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज तो इस तरफ जा रही हैं। right. तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी चाहिए कि अगर वो किसी के इंडिविजुअल के साथ नहीं करना चाहती तो अपने डिपार्टमेंट करियर प्लेसमेंट्स के खोल लें। बहुत अहम आपने यहाँ पे, यकीनन इसकी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और खुशाइन बात यह है कि बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो हमें नजर आती हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है NFTP के नाम से, वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटी परमिसेस के अंदर आपको टेक्निकल एजुकेशन से अवेयरनेस दी जा रही है। और यकीनन आप जब अवेयरनेस इनटेक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त के अंदर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ करती है। और स्पेसिफिकली दौरे हाजिर में जो फीमेल्स हैं वो अगर इन तमाम तर टेक्निकल एजुकेशन को सीख लें तो वो घर बैठ के बहुत अच्छे अंदाज में ना सिर्फ बाइज्जत अंदाज में अर्निंग्स कर सकती हैं, बल्कि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम भी हासिल कर सकती हैं। मैं सहर आपकी तरफ आना चाहूँगा
और आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो इनिशिएटिव लेना चाहता है एक इंसान, लेकिन आज मुआशरे के अंदर कहीं ना कहीं पे ख़ानदानी ताल्लुकात के अंदर कहीं ना कहीं टूट फूट हमें नज़र आती है। ये चीज़ें कैसे डैमेज करती हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ को? देखिए, अगर इंसान जो है अपने घर जो है वो पूरा एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां से अगर इंसान सेटिस्फाई नहीं है, अपने घर के उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो यकीनन वो मेंटली भी डिस्टर्ब होगा, और जो मेंटल हेल्थ अगर उसकी ठीक नहीं है तो उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, जब इस सिचुएशन में इंसान जिस दिन हंसी खुशी घर से बाहर निकलता है तो वो अपनी प्रोफेशनल वर्क जो होता है, जो वर्क प्लेस होती है उसकी, जहाँ पे वो प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जिस दिन उसकी लड़ाई घर में अपनी वाइफ से होती है, या बहन भाई से, या माँ बाप से कोई ताल्लुकात जो है खराब होते हैं, तो उस दिन ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वर्क प्लेस पे जाकर ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। यानी साइकोलॉजिकली इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंसान की परफॉर्मेंस पे। तो ये जो ताल्लुकात हैं इनका ठीक रखना, इनका पेरेंट्स के साथ, अपने घर में, अपने प्रोफेशनल लेवल पे, और अपने एजुकेशन जहाँ आप ले रहे हैं उन सबके साथ ठीक रखना बहुत जरूरी है। और यही वो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करती हैं। हमना शहजाद मौजूद हैं और आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए बहुत से जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन किया है, उनके जहन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पाया जाता है। और मैम यकीनन बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत करीब से जानती हैं, उनको उनकी तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स को जानती हैं, और स्पेसिफिकली जो अहम चीज़ है, आप मार्केट डिमांड को भी जानती हैं। तो मैम बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी जो है वो BS के अंदर जो है वो एडमिशन्स लिए हैं। अब वो चाहते हैं कि इन 4 इयर्स के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो एक इंडिविजुअल्स के अंदर होना, एक इंडिविजुअल में होना बहुत लाजिम है, ताकि मार्केट डिमांड को वो सेटिस्फाइड कर सके आफ्टर 4 ईयर। तो काइंडली इस हवाले से अगर आप रहनुमाई कर सकें। देखिए, इसमें कुछ स्किल्स वो हैं जो कि उनके स्पेसिफिक होंगे, उनकी डिग्री से रिलेटेड। राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने BS ऑनर्स की है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5-4 साल BS ऑनर्स करने के बाद आपने जाना किस फील्ड में है। Okay. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। जब आप ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस इस स्किल की होनी चाहिए। नंबर 1, ये वो स्किल्स हैं जो कि आपकी डिग्री टू डिग्री वेरी करेंगे। अगर आपने MBA किया है तो फिर आपने MBA में अगर ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज या कुछ चीजें करनी चाहिए जो कि आपको हायरिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत अहम बात। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो कि हर इंसान में होने चाहिए, जो कि बेसिक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर टाइम मैनेजमेंट। आप टास्क को किस तरीके से देखते हैं और कितना डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन सा टास्क आपका कितनी प्रायोरिटी और कितनी अर्जेंसी मांग रहा है, आप उसको कैसे टाइमलाइंस को मीट करते हैं। देन आप टीम वर्क कैसे करते हैं, योर कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशन। कॉन्फ्लिक्ट एक इदारे में आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्राइसिस हैंडलिंग। अगर आप अपने आप को लीडरशिप के रोल में देख रहे हैं तो लीडरशिप, ये वो हैं जो कि हर इंसान के लिए मस्ट है। चाहे आप किसी रिलेशन में है, आपने अगर एक घर में भी रहना है तो आपको एज अ टीम रहना है, आपको अपने क्लास फेलोज के साथ भी रहना है तो टीम वर्क में रहना है, आपको अगर ऑफिस में भी काम करके रहना है तो आपको टीम। अब ये एक अलग बात है कि आप टीम लीड में जा रहे हैं कि टीम वर्क में जा रहे हैं। टीम वर्क तो है। और कम्युनिकेशन तो देखिए, कम्युनिकेशन कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आपने लैंग्वेज में इंग्लिश ही बोलनी है। कम्युनिकेशन आपको कहती है कि आपने 4 स्किल्स पे बात करने पे काम करना है। आपकी लिसनिंग होनी चाहिए, स्पीकिंग होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। लिसन एंड रीड, इन दोनों का कॉम्प्रीहेंशन, कि लिसन करें और अंडरस्टैंड करें, रीड करें और अंडरस्टैंड करें। उसी से तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। बहुत अहम आपने यहाँ बात की, और आपने तमाम वो स्किल्स 1 by 1 जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की कि उनको सीखा जाए तो यकीनन इंसान की शख्सियत साजी के अंदर वो तमाम तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। और एक जो इंडिविजुअल है जब वो मार्केट के अंदर जाएगा, मार्केट डिमांड्स को बहुत ईजीली फुलफिल कर सकता है इन तमाम तरह स्किल्स को इनटेक करने के बाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत कॉमन है, जो सोसाइटी के अंदर नॉर्मली हम देखते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए इन रिलेशनशिप्स? जी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता ही है कि हमारे यहाँ बस हमें कॉन्फ्लिक्ट्स करने की आदत, यानी कि कोई ना कोई इख्तलाफ जरूर होता है हर इंसान का किसी न किसी दूसरे इंसान से।
पाते, लेकिन कि हमें हमारी सोसाइटी में ये कल्चर आम है कि हम इख्तलाफ जरूर करते हैं लेकिन उसका कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं ढूंढ पाते, हम नहीं बता पाते, दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बाजू का दिल में ही हम रखते हैं कि ये हमें आपके साथ ये इशू है तो लिहाजा हमें आपसे इसका सोल्यूशन चाहिए, या हमारी इस बात को अंडरस्टैंड करें, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी ये नीड्स हैं, तो लेकिन हम वो बता ही नहीं पाते, हमें कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा होता। यानी कि हम मास्टर्स कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम अपने स्पाउस से कैसे बात करें, हमें नहीं पता होता हम अपने पेरेंट्स की बात को कैसे अंडरस्टैंड करें, हमें नहीं पता होता हम अपनी बात अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएं या बच्चे हमसे जो है वो कैसे बात करें। तो उसमें ये है कि जो कन्फ्लिक्ट जो है वो होना जरूर है, लेकिन ये है कि आपने ये देखना है कि दूसरा पर्सन जो इस वक्त आपसे इख्तलाफ कर रहा है उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है। अगर तो वो बहुत ज्यादा इस तरह एग्रेसिव उसमें है या गुस्से में है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको वो जगह छोड़नी होगी जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे अभी मामला जो है बहुत गर्म है, लेकिन आपने वो जगह छोड़ने से पहले उसको ये इन्फॉर्म करना है कि भाई अभी मैं आपकी बात मेरे लिए बहुत अहम है, आपने जो मुझसे इख्तलाफ किया है ये मैं इस पे गौर करूंगा या करूंगी, लेकिन अभी मैं इस वक्त नहीं कर सकता, मैं इस पे जब थोड़ा सा फ्री टाइम होगा हम इस पे फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। बहुत बहुत अहम बात की आपने। अगर इसी अंदाज को हम अपना लें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को ना सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं बल्कि बहुत से जो हमारे इख्तलाफात हैं वो रिजोल्व भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है जो सोसाइटी के अंदर कॉमन होती चली जा रही है कि अब टेक्निकल एजुकेशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में हम देखते हैं जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्रेड्स अच्छे होते हैं आमतौर पे फीमेल्स के, तो वो अच्छा हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं पे उनको इजीली एडमिशन्स मिल जाते हैं उनके ग्रेड्स की वजह से। अब जब ग्रेड्स की वजह से उनको एडमिशन्स मिलते हैं तो फिर वही एक मैंने रिसेंटली एक कॉन्वोकेशन में जाने का इत्तेफाक हुआ एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे मैं हैरान हुआ ये देख के कि 103 लोग वो थे जिनको गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो अवार्ड से नवाजा गया। और हैरान कौन चीज़ ये थी और खुशाइंद भी है कि 81 उसमें फीमेल्स थी। तो जब वाइस चांसलर से मेरी बात हुई कि फीमेल्स की इतनी बड़ी तादाद का गोल्ड मेडलिस्ट हो जाना इसकी वजूहत क्या हैं, तो वो कहते हैं कि वजूहत तो सिंपल ये हैं कि जो मेमोरी है वो फीमेल्स की बहुत तेज होती है और वो चीज़ों को जो उनको टास्क दिया जाता है उस टास्क को कमिटेड वे के अंदर वो परफॉर्म करती नजर आती हैं। दैट्स वाई कि वो इस तरह के ग्रेड्स और इस तरह के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो अवेल कर लेती हैं और आमतौर पर बॉयज़ के अंदर ये चीज़ नहीं होती। और फिर जो एक और बात मजीद उन्होंने की इसके साथ में वो ये थी, उन्होंने कहा कि आज जब मैं इनको गोल्ड मेडलिस्ट से जो है वो अपने इनके हाथ में थमा रहा हूँ तो मेरे जहन में एक अजीब सा जो है वो क्यूरियोसिटी और एक अजीब सी कैफियत सी मेरे जहन थी जिसको मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा। उनका कहना है वो ये थी कि ये फीमेल्स 81 जिनको आज गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा गया और इनमें से ज़्यादा फीमेल्स की वो हैं जो टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने अवेल की, टेक्निकल डिग्रीज ली, BS किया और उनको भी आज गोल्ड मेडलिस्ट दिया से नवाजा गया। कल को कहते हैं कि इन्होंने ना तो जाकर फील्ड में काम करना है ना तो इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को इस अंदाज में जो है वो सेल आउट करना है, बल्कि क्या है कि इनमें से बहुत सी वो हैं जो मैरिड लाइफ के बाद हाउस वाइफ्स बन जाएंगी और उस अंदाज में अपनी स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी। और जो मेल हैं अगर वो इस स्टेज पे होते तो मे भी उनका गोल्ड मेडल होना पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होता। तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप क्या समझती हैं ये जो एक चीज़ है कि हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमें किस फील्ड में जाना है, हम उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हो जाते हैं लेकिन फिर हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। उसकी वजूहत यह है कि मेमोराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तेज होते हैं लेकिन टेक्निकली हम चीज़ों को जो है वो नहीं कर पाते। क्या कहेंगे? देखिए मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, राइट। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी कि मेमोराइजेशन के अलावा यहाँ पे एक और फैक्टर भी है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम बच्चे को करियर उसकी पसंद का ऑप्ट करने नहीं देते, हम उस पर इम्पोज करते हैं। पेरेंट, सोसाइटी, नेबर ये कर रहा है, उसके बच्चे ने ये कर लिया है, फिर बैंड वैगन इफेक्ट को देखते हैं। राइट। बच्चे को पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो बच्चा आपका मैट्रिक कर ले या मैट्रिक में आप नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट आप उसकी 12th ग्रेड के बाद उसकी करियर काउंसलिंग करवाएं जिससे पता चले कि उसका बेसिकली इंटरेस्ट कहाँ पे है। बहुत अहम बात, ठीक है, ताकि वहां से वो ले। अब बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखती हूँ, मैंने देखे हैं, मैट्रिक कर लेते हैं आपका साइंस में, उसके बाद आगे FSC जो है वो कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में कर लेते हैं। आगे जाके याद आता है कि हमने तो जाना था BS कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए रेक्विजिट है कि आपको तो मैथ्स मस्ट आना चाहिए और कंप्यूटर, फिर 6 महीने साल लगाते हैं, 2 पेपर देते हैं मैथ्स के।
तो बेसिकली एटलीस्ट ये मैट्रिक के बाद आप थोड़ी सी एक करियर काउंसलिंग करवाएं कि इसने आगे लेके कहाँ चलना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ने इम्पोज नहीं किया कि मैंने क्या करना है। मैं एक चीज में क्लियर थी कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ सकती, मुझसे चीजें याद नहीं होती, रट्टा नहीं लगता। मुझे मैट्रिक तक तो हमारे पास तो तब ऑप्शन ही नहीं थी, या साइंस था या ये था। जब मैंने मैट्रिक किया था तब तो कंप्यूटर साइंस होता ही नहीं था, इन एनी वे आपको बायो ही पढ़नी होती थी। मैंने पढ़ ली। एफएससी में मैंने साफ बता दिया था कि मैं प्री मेडिकल में नहीं जा सकती, मैंने आगे यूनिवर्सिटी जाना है और मैंने बीएस करना है। वहीं से मैंने अपने जो सब्जेक्ट चूज किए थे वो मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर था, क्योंकि बीएस के लिए प्री रेक्विजिट था कि आपको मैथ्स भी आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए। और जाते ही फर्स्ट सेमेस्टर में वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसका प्री रेक्विजिट आपके पास फिजिक्स है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरी बेस पीछे से थी। इसी तरीके से मेरी जिस बहन ने जो डिसाइड किया हुआ था कि हमने आगे वो बीएस की फील्ड करनी है, उसने पीछे से अपनी वही फील्ड चूज की है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने मैट्रिक किया था, मुझे मैट्रिक किए हुए ऑलमोस्ट 24 साल हो चुके हैं, 25 साल हो जाएंगे इस साल समर में। लेकिन मैं 25 साल पुराने की बात कर रही हूँ कि वहां पर अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, मेरी करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं, तो आज का पेरेंट तो ज्यादा अवेयर है, उसके पास सोशल मीडिया भी है। उस जमाने में तो करियर काउंसलर होते भी नहीं थे, बहुत कम होते थे। अब तो आप 7 वाला दरवाजा खड़ेंगे तो बंदा कहेगा मैं करियर काउंसलर हूँ। ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसके लिए कंप्लीट आपका टेस्ट होता है, आपकी 8 पर्सनालिटीज निकलती हैं, तो उसमें से 16 आपकी मजीद निकलती हैं। देन उसके बाद आपके करियर चॉइसेस, पसंद नापसंद, और उसी में आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स भी डिफाइन हो जाते हैं। बहुत अहम बात की आपने करियर काउंसलिंग के हवाले से, और आज पेरेंट्स को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। शहर प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है, कोई ऑडियंस के लिए पैगाम आप देना चाहें? ऑडियंस के लिए मेरा पैगाम स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ये है कि वो बच्चों को मतलब पढ़ाने से पहले या बच्चों को सिखाने से पहले, उनकी तरबियत से पहले, जैसे कि मैम ने भी बात की कि उनकी पर्सनैलिटी टाइप को जरूर अंडरस्टैंड करें। बहुत अहम बात आपने, बहुत अहम पैगाम दिया। हम ना आपको पैगाम जो ऑडियंस के लिए देना चाहें? देखिए, मेरा ऑडियंस में मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, और जितने भी स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जब भी कोई डिग्री या प्रोग्राम ऑप्ट करना है तो सबसे पहले तो ये बैंडवैगन इफेक्ट की तरफ मत भागें। देखें कि आप जो चीज करना चाह रहे हैं, आया वो आपका इंटरेस्ट भी है या आप बैंडवैगन इफेक्ट पे देख के कर रहे हैं। और साथ ये भी देखें कि आप उसकी आने वाले वक्त में 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि मैट्रिक के बाद ये एक 6 इयर्स का प्रोग्राम है, समटाइम्स ये 8 इयर्स पे भी आपका चला जाता है। 2 साल आपके एफएससी के, देन 4 साल आपके ग्रेजुएशन के, एंड देन 2 इयर्स एमफिल के। तो देखें कि उसके बाद इसका ट्रेंड होगा, इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट होगी, और साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस कीजिए। बहुत अहम पैगाम दिया आपने। अगर इन तमाम तर चीज़ों को आज ही से हम अपना लें तो प्रोफेशनल लाइफ को एक अच्छे अंदाज में हम लेके चल सकते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर मौजू के हवाले से बहुत दिलचस्प अंदाज में आप दोनों ने गुफ्तगू की। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप दोनों का, आपने हमें वक्त दिया। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।